following best describes the characteristics of derivatives? Derivatives are financial instruments whose value remains constant regardless of changes in the underlying asset. Derivatives are simple financial instruments that require a significant initial net investment and are settled immediately. Derivatives are complex financial instruments with high leverage whose value changes in response to the change in a specified asset and are settled at a future date. Derivatives are long-term investment options that provide guaranteed returns and do not change in value in response to changes in an underlying asset. क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है डेरिवेटिव की जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है? तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हो जो कि करेक्ट हो, है ना, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमें बेस्ट स्टेटमेंट बतानी है। हमें बताना है कि सॉरी, बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है? नाउ अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेफिनेटली डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती, राइट? तो डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे। ये जो अंडरलाइंग एसेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कमोडिटी, ये हो सकता है शेयर, ये हो सकता है इंटरेस्ट रेट, इसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, करेक्ट? उसकी खुद की तो कोई भी वैल्यू नहीं होती। नाउ derivatives are financial instruments whose value remain constant. Now these are the one जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है in response to the underlying asset, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। They are simple financial instruments. They are complex financial instruments. Derivatives are not simple. इनको समझने के लिए भी आपको specialized knowledge चाहिए या फिर उससे related knowledge चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। Derivatives are complex financial instruments, ये करेक्ट है। With high leverage, करेक्ट, whose value changes in response to a change in a specified underlying asset and are settled at a future date. Now future date is one of the key characteristics of derivative जो कि ऊपर के किसी भी पॉइंट में मेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन। A company whose current turnover is of rupees 20 lakh has forecasted 25% growth in its turnover for the next fiscal year. To support its operation, company needs working capital finance. You are required to calculate, number one, what is the working capital requirement? आपको क्या निकालना है? आपको working capital requirement निकालनी है। You are required to calculate the working capital requirement. आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, और यहाँ पे टर्नओवर दिया है, करेक्ट? टर्नओवर के ऊपर बेस्ड, राइट? टर्नओवर के ऊपर जो बेस्ड है दैट इज योर नायक कमिटी रिकमेंडेशन, ठीक है? वहां पे नायक कमिटी काम करती है, करेक्ट? और नायक कमेटी की रिकमेंडेशन क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर का 25% उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, करेक्ट? अब यहाँ पे टर्नओवर के बारे में हमें क्या बोला है? करंट ईयर का टर्नओवर तो 20 लाख है और कंपनी ने फोरकास्ट करा है कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में 25% की ग्रोथ होगी। तो पहले तो हमें टर्नओवर निकालना होगा, 20 लाख इंटू 125%, दैट इज 25 लाख, और इस 25 लाख का 25% यानी 6.25 लाख हो जाएगा, 6,25,000, करेक्ट? 25 राइट, 625। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई? 6,25,000। तो 25 लाख का 25%,
करेक्ट, 6,25,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई। देन नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल मार्जिन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपको वर्किंग कैपिटल मार्जिन निकालना है ना। आपने टर्नओवर तो ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है, टर्नओवर कितना आया आपका 25 लाख, करेक्ट, और यहां पे हमसे क्या बोला है, मार्जिन। नाउ फॉलोइंग लाइक मूविंग फॉरवर्ड विद नायक कमिटी रिकमेंडेशन, उनका कहना क्या था कि 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, जिसमें से 5% हमारा मार्जिन होगा या नेट वर्किंग कैपिटल होगी, और जो 20% है वो बैंक फाइनेंस होगा, करेक्ट। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल मार्जिन यानी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, टर्नओवर कितना है 25 लाख, 25 लाख का 5% यानी 1,25,000, 1,25,000 मार्जिन मनी है, करेक्ट, 1,25,000 हमें अरेंज करना होगा खुद से, और बाकी का जो पैसा है 20% है वो बैंक फाइनेंस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बैंक फाइनेंस द कंपनी प्लान्स टू सिक्योर फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल नीड। अब कितना हो जाएगा बैंक फाइनेंस, 25 लाख का 20% विच इज 5 लाख, करेक्ट। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑल टुगेदर इफ यू चेक दिस, आपको उन्होंने क्या बोला, 25 लाख का 25% इज योर नीड, दैट इज 6,25,000 की आपकी जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल की, डे टू डे एक्सपेंसेस की, जिसमें से 5 लाख तो बैंक फाइनेंस कर देगा, 1.25 लाख हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा विच इज आर मार्जिन मनी। तो ये हमारा बैंक फाइनेंस हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया जो हमें अरेंज करना होगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज एज अंडर, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डेट कैपिटल परसेंटेज दिया है, द कॉस्ट ऑफ ईच इज एस्टिमेटेड एज अंडर, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। You are required to calculate the weighted average cost of capital. Now, how do we calculate weighted average cost of capital? पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लेते हैं, इक्विटी, नंबर 2 प्रेफरेंस, नंबर 3 डेट, ठीक है। अब इसका वेटेज लिख लेते हैं और कॉस्ट लिख लेते हैं। ये वेट हो गया, ये कॉस्ट हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ वेट, 50% इज योर इक्विटी, 30% इज योर प्रेफरेंस, डेट इज 20%, करेक्ट। कॉस्ट हो गया 20%, 15% एंड 10%, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, वेट इंटू कॉस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 10%, 4.5% एंड 2%, करेक्ट। टोटल अगर मैं करूं 14, 15, 16, 16.5% इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको आप ओवरऑल कॉस्ट भी बोल सकते हो, यानी जो टोटल कैपिटल हमने रेस की है उस पे हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, जो हम कैपिटल रेस कर रहे हैं ना इन 3 चीजों के माध्यम से, हमारी उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 16.5%, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 80E of the Income Tax Act 1961, deduction in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be allowed up to 10,000, 15,000, 20,000, or there is no such limit. क्या होगा राइट आंसर? क्या ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है, या फिर लिमिट है बट कितनी है वो हम अभी डिटरमाइन करेंगे। सॉरी 80E, ई है ना,
ई इज फॉर एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। यानी डिडक्शन क्या होती है, 80 के अंदर जितनी भी आती है ऑल ऑफ देम आर डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक होती है एग्जाम्पशन, एक होती है डिडक्शन। एग्जाम्प्ट इज कि आपको उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उस छूट है जो सबको दी जा रही है, दैट इज एग्जाम्प्ट, करेक्ट। लेकिन अगर आपको बोला है डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने इन्वेस्ट करा है या अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तभी आपको ये छूट मिलेगी, जेनेरिक नहीं है। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, उस पर आपको छूट मिलेगी, करेक्ट। अगर आपके पास एजुकेशन लोन नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड देयर इज नो सच लिमिट। So do remember the word, there is a huge difference between the word deduction and exemption. अगर मैं बोलती हूं let's say agriculture income is exempt, then it is exempt for everyone, right? अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो सबके लिए है, बट डिडक्शन के लिए you will have to invest, ठीक है। चलिए, match the following. So there are two lists given, list 1, list 2. You are required to match the list 1 with list 2. List 1 बोलता है statement of changes in working capital, deferred taxes, 3 activities, impairment loss. हमें से मैच करना है कॉलम बी से या फिर लिस्ट 2 से। Now, number 1, statement of changes in working capital, right? अगर हम statement of changes in working capital की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है? That is related to your fund flow, ठीक है। Deferred tax, that is related to what? Deferred tax जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? देखो, deferred tax और इम्पेयरमेंट लॉस, इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट पहले 3 एक्टिविटीज देख लेते हैं। 3 एक्टिविटीज कहां पे है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक बार शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ए का ऑप्शन नंबर 3 है, ए का ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। अब ये दोनों ऑप्शन है। फिर सी का ऑप्शन नंबर 1 है, सी का ऑप्शन नंबर 1 है। 2 हमें यहाँ पे आंसर मिल गया शॉर्ट, मतलब ये गलत ऑप्शंस को हटाने से हमारे कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नाउ अब मैच कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बनाया भी क्वेश्चन और बताया भी। नाउ डिफर्ड टैक्स इससे रिलेटेड है। डिफर्ड टैक्स आते हैं बैलेंस शीट में। इनका नेचर ना ही करंट एसेट का होता है ना ही फिक्स एसेट का होता है, बट ये बैलेंस शीट में एक स्पेस डिजर्व करते हैं। डिफर्ड टैक्स कुड बी एसेट ऑल्सो, इट कुड बी लाइबिलिटी ऑल्सो। तो ये कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट में। इम्पेयरमेंट लॉस, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये किससे रिलेटेड होता है? जब किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से एक मेजर डिक्लाइन आ जाता है एसेट की वैल्यू में, राइट, तो उसे हम इम्पेयरमेंट रेफर करते हैं। तो दे आर रिलेटेड टू फिक्स एसेट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, द ICAI of India has issued dash to establish standards on procedures to be followed when an internal audit is conducted in an information technology environment. कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करा हुआ है? IT के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये। इज इट 10, इज इट 14, इज इट 20? तो अगर हम IT इन्वायरमेंट से बात करें देन इट इज SA 14, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दैट इज 14, करेक्ट। Then, which among the following is an incorrect pair with regards to the schedule furnished with the balance sheet? यानी बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक परफेक्ट मैच या फिर इनकरेक्ट पेयर नहीं है? शेड्यूल 1 इज कैपिटल,
Schedule 2 is minorities and Schedule 3 is reserve and surplus. Now, see, कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस नीचे नहीं हो सकता. Schedule 1 is capital. Capital is always followed by reserve and surplus. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. Capital will be followed by reserve and surplus and उसके बाद आता है minorities interest. ठीक है, फिर आएगा आपका डिपॉजिट. बट कभी भी कैपिटल जो है उसके बाद रिजर्व एंड मतलब कैपिटल के बाद इमीडिएटली रिजर्व एंड सरप्लस आता है. कभी भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट या कोई और इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. सो कैपिटल अगर आप देखो इट इज 1, रिजर्व एंड सरप्लस इज 2, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट इज 2A. ठीक है, ये शेड्यूल है. बैंक की जो बैलेंस शीट है ये उसके शेड्यूल है. करेक्ट. फिर आ जाता है आपका डिपॉजिट, दैट इज 3rd. देन आता है आपका बोरोइंग विच इज 4th एंड अदर लाइबिलिटीज दैट इज 5th. तो यहां पे शेड्यूल 2nd इज नॉट करेक्टली पेड. ठीक है. देन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 को हमें मैच करना है. सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, अर्निंग कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी, एफिशिएंसी ऑफ एसेट मैनेजमेंट. वेरी गुड छवि मैम. आप लोग भी छवि मैम की तरह चैट में रिप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो जाता है. नाउ सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो आपके जो होते हैं राइट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्वेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी. लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होते हैं, डेट एंड इक्विटी लॉन्ग टर्म होते हैं. ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताते हैं. वहीं पे टर्नओवर रेशियो हमारे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट या फंड्स की बात करते हैं. राइट, बिकॉज टर्नओवर में हम क्या करते हैं, वी मेजर आवर एसेट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. करेक्ट. तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर इज 3rd. तो दिस नो सॉरी इज 3rd. तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया. भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं. तो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कुछ काफी फेमस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, जिसमें यहां तो मैंने 5 ही लिखी है लेकिन ज्यादा होती है. जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्यादा है. राइट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था. मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का. और ये जो अकाउंटिंग है इसका जो स्कोप है ना वो लिमिटेड नहीं है, काफी ज्यादा कवरेज है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एरियाज एंड एस्पेक्ट्स जो आज हम कवर करने वाले हैं. ये जो अलग अलग कवरेज हमारी अकाउंटिंग करती है, तो जहां पर भी अकाउंटिंग का वर्ड आ गया यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रहा है, रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली चीजों को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं एंड विद सम ऑब्जेक्टिव. ये अलग अलग रोल्स हैं हमारी अकाउंटिंग के. राइट. तो अगर आप इन अकाउंटिंग के रोल्स को देखें तो आपको दिखेगा यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, काफी सारी अकाउंटिंग्स अवेलेबल हैं. बट हाँ, हम वही पढ़ने वाले हैं जो हमारे मॉड्यूल में दी गई हैं. सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बट डू रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप्स दैट यू आर कनेक्टेड इन. उन सब में जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा. चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है किस चीज से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ओके. अब यहां पे एक वर्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बोला है, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, आपने फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी हो तो ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ 4 थिंग्स, ब्रॉडली 4 to 5 थिंग्स. नंबर 1 योर ट्रेडिंग इन P&L, number 2 your balance sheet, number 3 your cash flow statement, number 4 statement of changes in equity, and number 5th explanatory notes.
एट्रिब्यूट्स, ये 5 चीजों के कॉम्बिनेशन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये पांचों चीजों का प्रिपरेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है। तो ये हमें असिस्ट करती है कि किस तरीके से हम हमारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे हमारा मैनेजमेंट उनको देख के डिसीजन मेकिंग कर पाए। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इसके थ्रू हमारे मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, पॉलिसीज बनाने में काफी आसानी होती है। तो हम अगर बात कर रहे हैं about financial accounting deals with it assists keeping a systematic record of financial transaction, the preparation and presentation of financial reports to arrive at a measure of organizational success and financial soundness। अब क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो और परफॉर्मेंस के साथ साथ यू कैन ऑल्सो मेजर योर फाइनेंशियल पोजिशन, यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूं इसके अंदर क्या क्या आएगा। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं या पेज लेके बैठे हैं एक बार जरूर लिख लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड क्या सीक्वेंस होती है। तो इट इज ट्रेडिंग एंड P&L, देन योर ट्रेडिंग एंड P&L, then your balance sheet, then your cash flow statement, then your statement of changes in equity and the last explanatory notes or notes to account। ठीक है, ये 5 चीजें आती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट को अकाउंट करना, कॉस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं लागत, जो आप बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर, तो कॉस्ट इज लागत जिस प्राइस पे ये बना है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं और ये इवॉल्व कब हुई थी, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इवोल्यूशन है वो आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, राइट। सो इवोल्यूशन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इसका इवॉल्वमेंट कब होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में होता है, जहां पर हमने ये देखा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज नॉट सफिशिएंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस था ना वो 100% अचीव नहीं हो पा रहा था, एक गैप महसूस हो रहा था और उसी गैप को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग को इवॉल्व करना पड़ा या उसको लाया गया जिससे जो गैप्स आ रहे हैं वो फुलफिल हो पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, ये कॉस्ट से रिलेटेड है, राइट। ये बताती है हमें रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स जिसके थ्रू हम हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे रॉ मटेरियल कितना आया, लेबर को कितने पैसे दिए, कितना मटेरियल बच गया है, आगे यूज होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना, एंड सो ऑन। यानी हमारे सारे कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे या इस कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। और हमारे जो भी कॉस्ट के स्टेटमेंट्स हैं, राइट, कॉस्टिंग से रिलेटेड जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको भी हम प्रिपेयर करते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें काफी सारी चीजें बता रहा है। रादर अगर हम देखें तो ये हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, राइट, क्या खर्चा किया गया है, कैसे उसे अकाउंट करना है, प्रिपेयर कैसे करने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कैसे करने हैं। साथ ही में ये हमें ये भी चीज बताता है कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इवोल्यूशन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज नॉट सफिशिएंट। सेकेंड, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है उसे निकालते हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट क्या होगी। ये हमें बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड इट विल आल्सो टेल अस हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट असर्टेन करने में भी मदद करता है, प्राइस को कम करने में भी हमें असिस्ट करता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग जो आती है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आइडियली सीक्वेंस भी यही होता है क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू हमने काफी डेटा कलेक्ट करा होता है, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करे होते हैं जिनको हम रिपोर्ट्स के फॉर्म में भी बना लेते हैं। और ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं जिससे जो हमारे मैनेजमेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, हमारी कंपनी को लीड कर रहे हैं, उनको किसी भी पॉलिसी या फिर कोई पॉलिसी बनाने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए बैकअप चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ डेटा,
राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट अगर डिसकंटिन्यू करना है, कोई सेगमेंट डिसकंटिन्यू करना है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया को डिसकंटिन्यू करना है, तो मैनेजमेंट ऐसे हवा में थोड़ी डिसीजन लेगा कि मैंने जाके मैनेजमेंट को बोला कि मुझे लगता है कि ये सेगमेंट जो है ये अच्छा नहीं चल रहा या ये एरिया हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है मैम आप बोल रही हैं, तुरंत कर देते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उनको क्या चाहिए? दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड शुड बी सपोर्टेड बाय some records, some proofs, some analysis, some reports, और उसको फिर वो स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर वो डिस्कस करके इसका ओपिनियन बनाएंगे और फिर बता देंगे कि भाई करना है या नहीं करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली डील्स विद डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजों से कंट्रोलिंग, बट फॉर दैट दे नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा बैकअप, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग रिपोर्ट्स, जो कि उन्हें मिलती है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। तो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट के बाद आता है मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पे हमारे 3 पार्ट तो हो गए। चलिए चौथे पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का जो रोल है ना, वो कहां से आता है? ये जो वर्ड है स्टीवर्ड, ये कहां से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? स्टीवर्ड्स आर बेसिकली योर स्टीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टीवर्ड कौन होता है? वो जो कि हमारे बिहाफ पे हमारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, हमारे असेट्स को मैनेज करता है, लाइबिलिटी को मैनेज करता है, डेट्स को मैनेज करता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? स्टीवर्ड करता है। सो इट इज एसोसिएटेड विद द नीड ऑफ बिजनेस ओनर टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रांजैक्शन, द प्रॉपर्टी एंड द टूल्स दे ओन, डेट्स दे ओ एंड द डेट्स अदर ओ देम। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देती हूं। आपने देखा होगा आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट्स होते हैं। इन्हीं अकाउंटेंट्स को बहुत फैंसी भाषा में, या फिर यूके का ये वर्ड है स्टीवर्ड कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारे बही खातों को मैनेज करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में अगर आपने सुना होगा, मुंशी जी जो बोले जाते थे पहले के जमाने में, दे आर बेसिकली स्टीवर्ड, और अभी इनको हम बोलते हैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट्स। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन की सारे डेटा को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको अपलोड करते हैं सिस्टम्स वगैरह में। अगर आज हम मॉडर्न एरा में देखें, सिस्टम्स वगैरह में अपलोड करते हैं, सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैन बी ड्रॉन, द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल अवेयर ऑफ द एसेट दे ओन, द लाइबिलिटीज दैट दे हैव टू पे। इसके बारे में पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो ये लोग करते हैं। तो स्टीवर्ड्स आर बेसिकली द अकाउंटेंट्स इन इंडिया। बस फैंसी लैंग्वेज में यहां पर इनको स्टीवर्डशिप बोलते हैं। अगर आप हिंदी में और पुराने टाइम पे चले जाएं तो इनको मुंशी जी बोला जाता था। काफी फेमस होते थे, काफी हिंदी फिल्मों में भी मुंशी जी का रोल रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये तो हम लोगों से ही रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? ये वो अकाउंटिंग है जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है वो खर्चा, या फिर रिपोर्ट किया जाता है वो खर्चा तो नहीं बोलूंगी, हमारे ऊपर हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये वो बेसिकली वो एक्सपेंस को आइडेंटिफाई, वो इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है, जो कि किया जाता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के अपस्किलिंग में, नॉलेज में, राइट, ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उसको अकाउंट किया जाता है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज बेसिकली दैट डील्स विद reporting, recording all the investment that are made on your human resources। ध्यान रखिएगा, सैलरी नहीं, सैलरी तो बेसिक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर आपने स्किलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, है ना, कुछ अपग्रेड करवाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फिर से ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड करता है उन सभी अमाउंट, रिकॉर्ड करता है या रिपोर्ट करता है उन सारे अमाउंट को जो कि आप इन्वेस्ट करते हो अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे। यानी कि अगर बैंक, आपका जो बैंक है, वो जो भी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस, जो भी ट्रेनिंग में आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है ना, दैट इज रिकॉर्डेड
and reported under human resource accounting. So it is related with your human resource, right? तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये कीवर्ड ढूंढो आप, so that you can relate. जैसे अगर आपको ट्रेडिंग, बैलेंस शीट वगैरह बोल रहे हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. अगर कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट आ रहा है कहीं पे भी, तो वो आपकी कॉस्टिंग है. मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग दोनों वर्ड आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है. मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं. डिसीजन मेकिंग भी ढूंढना होगा, प्लानिंग, कंट्रोलिंग हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के वर्ड भी यूज हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप उन्हीं को तो एनालाइज कर रहे हो और उन्हीं की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. नाउ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग रिलेटेड थी उस पर्सन से जो कि हमारे बिहाफ पे हमारे असेट्स, लाइबिलिटीज को मैनेज और मेंटेन करता है. देन हम लोग आए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे, विच इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर with respect to your human resources, right? Now inflation accounting. inflation accounting की अगर मैं बात करूं तो ये inflation accounting किससे related है? inflation accounting is related with rise in price, right? तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है, असेट है, प्रॉफिट है, राइट, ये सब क्या है? इन्फ्लेटेड होते हैं. और अक्सर ये इन्फ्लेशन ना, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ज्यादातर अकाउंट नहीं हो पाती, बिकॉज रियल टाइम बेसिस पे आप इतने इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हो, राइट? सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑल द चेंजेस ऑफ प्राइसेस, राइट? जो भी प्राइस में चेंज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जाती है. सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड ऑफ प्रॉफिट्स द लाइट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल. तो प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट आर अकाउंटेड थ्रू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. आई होप यहां तक क्लियर है. कोई भी डाउट है तो बताते जाइए चैट में. जल्दी से बताते जाइए. नेक्स्ट वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरीली, राइट, अगर आप खुद से चैरिटी नहीं करना चाहते हैं तो आपको बाय लॉ भी चैरिटी करना पड़ता है, बिकॉज सीएसआर की कंप्लाइंस रहती है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ही पार्ट है. तो ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या फिर अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ नोबल कार्य अगर कर रही हैं, समाज के बेहतर के लिए कुछ ना कुछ अगर कर रही हैं, मे बी इट कुड बी एनवायरमेंट, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी एथिक्स, इट कुड बी any charity, anything that they are doing which will result in the betterment of our society. अगर वो हमारे समाज के कल्याण के लिए, उनके बेहतर उसके लिए है, तो ऐसे जो भी खर्चा किया गया है वो अकाउंट किया जाएगा अंडर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है फॉर एनी सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल और एनी काइंड ऑफ सोसाइटी बेस्ड बेनिफिट, है ना, वेलबींग के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपका ये खर्चा रिकॉर्ड किया जाता है अंडर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो मैंने आपको क्या बोला, हमें ना कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और ये कीवर्ड्स हमें जैसे ही आइडेंटिफाई करें इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड इट, राइट? क्वेश्चंस का हम इजीली आंसर कर पाएंगे अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाते हैं कीवर्ड से. नाउ लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, और अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो ये आंसर आपके लिए आसान भी हो सकता है. तो सोल्यूशन क्या है? अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाके लास्ट क्लास को देख लीजिए, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्पीड से बढ़ता जा रहा है. ये मुझे नहीं पता था कि इसमें एनिमेशन लगा हुआ है. चलिए, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश classifying and dash economic information to permit informed judgment. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. जो भी इसका राइट आंसर देंगे कल मैं उनके बारे में
इस सेशन में डिस्कस करूंगी 6:30 बजे, राइट। आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार जल्दी से फर्स्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अटैच्ड है, प्लस लिंक भी अटैच हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिंक अटैच आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। प्लस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, सो दैट आई विल, तो मैं क्या करूंगी, जो भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, आई विल इंक्लूड देयर नेम इन माय सेशन टुमारो एट 6:30 PM। ठीक है, तो मिलकर अप्रिशिएट कर सकते हैं, सो दैट एवरीवन इज मोटिवेटेड टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली। और इनको ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, क्लासेस 6:30 बजे जरूर देखते रहिए, बिकॉज ये हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू क्लास नंबर 12 ऑफ JIB जून AFM क्रैश कोर्स, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैकमिलियन, राइट। ये क्वेश्चन स्पेशली क्राफ्टेड है थ्योरी टॉपिक से, जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आपकी मेंटर हूं, और आज मैं आपको AFM के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट। जितने भी रीसेंट अपडेट चल रहे हैं, आपको वो सारे अपडेट्स मिलते रहे, और सेशंस के अपडेट आपको मिलते रहे। उसके लिए आपको करना है छोटा सा काम, आपको क्लिक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट यू गेट नोटिफाइड। ठीक है, नाउ स्टार्ट करें सेशन को। एक बार चार्ट में बता दीजिए। चलिए चार्ट में एक बार बताते जाइए। Now, let's start. Which of the following are the typical most common types of errors observed in inter-office account? कौन सी ऐसी एरर्स है, कॉमन एरर्स है, जो कि इंटर ऑफिस अकाउंट में ऑब्जर्व की जाती है? नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन इनकरेक्ट फील्ड, डबल रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी एरर्स आपको कॉमनली मिल जाती है इंटर ऑफिस अकाउंट्स में? तो क्या हमें इनकरेक्ट फील्ड की रिकॉर्डिंग हम कर पाते हैं? दैट इज अ कॉमन एरर। हमने इनकरेक्ट फील्ड में रिकॉर्ड कर दिया, या फिर हमने किसी एंट्री को या ट्रांजैक्शन को डबल रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, या फिर हमने इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन। Bank follows the accounting procedure of voucher posting, under which the vouchers are first posted in the journal ledger and then to the individual account in the subsidiary ledger, straight away posted to individual account in the subsidiary ledger, first posted in the day book and then to the accounts in the subsidiary ledger, none of the above. What do you think is the right answer? वाउचर पोस्टिंग बैंक में फॉलो की जाती है, किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है? किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है? क्या सबसे पहले जर्नल लेजर में जाता है, फिर इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है, राइट, सब्सिडरी लेजर में, या फिर स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है, राइट, या फिर पहले डे बुक में पोस्ट किया जाता है फिर सब्सिडरी लेजर में जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? What do you think is the right answer?
चलिए, तो अगर हम वाउचर पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल अकाउंट इन दी सब्सिडी लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। तो जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है वाउचर पोस्टिंग का, कि आपका एक वाउचर क्रिएट होता है और उसके बाद उसको स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है वाया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी लेजर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Each branch must send a daily statement of interoffice account to the dash. If there is no transaction in this account, a nil statement must be sent by the branch. क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, हर एक ब्रांच को डेली स्टेटमेंट राइट भेजना होगा किसको? तो ये जो रिपोर्ट होती है दैट इज सेंट टू सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट। तो हर एक ब्रांच को जरूरी है कि वो डेली स्टेटमेंट इंटर ऑफिस अकाउंट्स के फॉरवर्ड करे सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट को। अगर नहीं है तो फिर एक निल स्टेटमेंट भी उनको भेजनी पड़ेगी। राइट ऐसा ऑप्शन नहीं है कि निल स्टेटमेंट नहीं भेजना है बिकॉज यू नो देयर आर नो ट्रांजैक्शन और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको भेजना होगा। नेक्स्ट वन, which among the following is are correct with respect to the investment classification of bank? SLR and non-SLR category securities are divided into three categories, that is held to maturity, available for sale and held for trading. The investment included under held to maturity should not exceed 25% of total investment. The securities held for trading are to be sold within 120 days. The profit in case of securities under held to maturity shall be transferred to journal reserve. क्या होगा राइट आंसर? तो बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, करेक्ट, बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पहले एसएलआर एंड नॉन एसएलआर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते थे, बट जो न्यू एक्चुअली प्रोविजन आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां पे एसएलआर एंड नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज जो है, तो बेसिकली इसको जो एसएलआर एंड नॉन एसएलआर की जो कैटेगराइजेशन था उसको हटाया गया, रादर उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। Correct. So basically the investment will be divided into 3 categories. One among them would be held to maturity, another being would be available for sale, and the third one will be held for trading. तो पहले क्या होता था, आपकी सिक्योरिटीज जो होती थी वो एसएलआर और नॉन एसएलआर होती थी, 75:25 का रेशो होता था। बट ये जो कैटेगराइजेशन है इन्वेस्टमेंट का वो अभी हटा दिया गया है एज पर द रीसेंट आरबीआई अपडेशन। करेक्ट, इस इन्वेस्टमेंट को हटाया गया और उसके जगह जो हमने टोटल कैटेगरी करी है वो हमने अब क्या कर दी है, नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, इट इज इन दीज एरिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने ये 3 एरियाज तो बना दिए, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हमने सही तरीके से किया है? ठीक है, नाउ तो पहले जो कैटेगराइजेशन था ये वाला पॉइंट तो हमारा सही है कि हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। कैटेगरी 1 जो है दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ, मैच्योरिटी तक बैंक इसको रखने वाला है, तो ये थोड़ा परमानेंट कैटेगरी हो गई। परमानेंट का मतलब क्यों है, क्योंकि हम इसे लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो दोनों है अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, दिस विल कम इन दी करंट कैटेगरी। ठीक है, ये आपकी करंट कैटेगरी में आ गया, यानी कि हम इसे यू नो शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ द बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन what will come under available for sale and how much time period they will keep for held for trading. तो ये उनके ऊपर है कि वो कितनी होल्डिंग्स रखना चाहते हैं, they can decide. ठीक है, then the investment included under held to maturity
should not exceed 25% of the total investment. Now held for trading की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे held to maturity की बात कर रहे हैं. जो held to maturity है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये बैंक के टोटल इन्वेस्टमेंट से 25% से ज्यादा नहीं हो सकता. दिस इज करेक्ट, राइट. तो ये वाला पॉइंट भी हमारा करेक्ट है. The securities held for trading are to be sold within 120 days. Now held for trading is the current category. ये परमानेंट कैटेगरी है, नहीं है. ये कौन सी कैटेगरी है? दिस इज करंट कैटेगरी, राइट. तो जो करंट कैटेगरी है, इसको हमें जो बेचना होता है वो 120 डेज में नहीं होता, दैट इज विद इन 90 डेज. तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, राइट. तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. तो थर्ड इज इनकरेक्ट. ठीक है. देन द प्रॉफिट इन केस ऑफ सिक्योरिटीज अंडर हेल्ड टू मैच्योरिटी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. करेक्ट. ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है. नाउ जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इन केस ऑफ द कैटेगरी टू हेल्ड टू मैच्योरिटी, दिस इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and then thereby it is then transferred to capital reserve. ठीक है. तो ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम देखें तो हम इसे सबसे पहले P&L में ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां का जो प्रॉफिट है वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. तो एज पर द राइट ऑप्शन, एज पर द क्वेश्चंस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है. देन any company in which not less than 51% of the capital, paid up share capital, is held by the central government or by any state government or partly by central government and partly by one or more state government is a public company, holding company, government company, none of these. So, क्या होगा अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें 51% ऑफ द स्टेक या फिर उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल का सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को जॉइंटली बिलोंग करता है, देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन फॉर इशूइंग नॉन इक्विटी शेयर्स इज इनकरेक्ट. ठीक है. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Number 1, non-voting equity shares can constitute up to 50% of the paid-up capital of the company. The article of association must authorize the issue of non-voting equity shares, and it must be approved by the shareholders through a special resolution at the general body meeting. Non-voting equity shareholders are entitled to all rights, including bonus share, except voting rights. Shares with voting rights cannot be converted into shares without voting rights. क्या होगा राइट आंसर? नाउ जो हमारा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 43 दैट टॉक्स अबाउट, ठीक है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 43 जो है वो नॉन वोटिंग शेयर्स के बारे में बताता है. बोलते हैं कि जो नॉन वोटिंग शेयर्स है ना, जो शेयर कैपिटल, इट कैन कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स एंड विद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स कैन कॉन्स्टिट्यूट अप टू 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल. यानी हमारी जो पेड अप कैपिटल है उसका 50% तक हो सकता है विदाउट वोटिंग राइट्स. This is first statement.
चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 50% नहीं, इट विल बी 25%। सिर्फ 25% कैन बी नॉन वोटिंग इक्विटी, यानी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल कैन बी इशूड एज इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट। इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। देन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज दिस। तो डेफिनेटली अगर आप नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसका जो ऑथराइजेशन है दैट शुड कम फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स हैं राइट जर्नल मीटिंग में दे विल ऑल्सो अप्रूव इट। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट। देन non-voting equity shareholders are entitled to all rights including bonus share except the voting rights. So they have all the rights but इनके पास क्या नहीं होगा, सिर्फ वोटिंग नहीं करेंगे, which is correct. Both private and public companies जो है जो limited by shares जो actually होती हैं, they can issue these shares. तो ये वाला भी करेक्ट है। Shares with voting rights cannot be converted into shares without voting rights. This is also correct. You cannot, कंपनी कभी परमिट नहीं करेगी कि वो कन्वर्ट कर दे शेयर्स को विदाउट वोटिंग को वोटिंग में। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर ए। देन मोहन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन अ कंपनीज फिक्स्ड डिपॉजिट with interest rate of 9.8%. How much interest he would earn in 2 years? मोहन ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है? 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट में। करेक्ट। रेट कितना है? 9.8%। करेक्ट। एंड इट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट है, P इंटू आर इंटू टी। दिस विल गिव अस हाउ मच? $5,000 इंटू 9.8 इंटू 2, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 980 फॉर 2 years। नेक्स्ट वन, if the interest is deducted from the principal amount and only the net amount is disbursed, it is called front end interest, fixed rate interest, back end interest rate, none of these. What would be the right answer? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर इफ द इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ओनली द नेट अमाउंट इज डिसबर्स्ड। अगर सिर्फ नेट अमाउंट, तो देखो ना दो प्रोसेस है, एक होता है आपका फ्रंट एंड, एक होता है आपका बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या होगा और बैक एंड में क्या होगा, दो तरीके के इंटरेस्ट है। हमने ये डिस्कस पहले भी किया हुआ था एक कॉन्सेप्ट कि फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस मेनली क्या होता है। एक में आपको नेट इंटरेस्ट डिडक्ट करके दिया जाता है एंड दूसरे में आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा आपका फ्रंट एंड है और कौन सा बैक एंड? जल्दी से बताइए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। नाउ अगर हम लोग कुछ भी अमाउंट, सी फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? सी फ्रंट एंड सिंपली मींस कि आपका जो अमाउंट है दैट इज प्रोवाइडेड टू यू राइट विद डिडक्टिंग विद ऑल दीज अमाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको जो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है इट इज नेट अमाउंट, यानी कि अगर आपका 10,000 का अमाउंट था टोटल, लेट्स से बैंक ने आपको 9,500 करा, चार्जेस डिडक्ट करके ट्रांसफर करता है, ठीक है। लेकिन लोन में ऐसा नहीं होता। लोन जब आप अप्लाई करते हो बैंक आपको पूरा अमाउंट डिसबर्स कर देता है, एडिशनली आप बैंक को इंटरेस्ट रीपे करते रहते हो, दैट इज बैक एंड। तो यहाँ पे क्योंकि आपको नेट अमाउंट डिसबर्स किया जा रहा है, वी विल कॉल इट एज फ्रंट एंड, ठीक है। देन which one of the following statement is not correct about US GAAP? These are a collection of commonly followed accounting rules and standards for financial reporting.
These have been adopted by the US Security Exchange Commission. Then the main purpose of GAP is to bring transparency and consistency in the financial reporting. These provide definite assurance that a company financial statements are free from errors or intended omissions. Which among the following statement is not correct? यूएस गैप के इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ना सी सबसे पहले अगर आप इस वाली स्टेटमेंट को देखो, क्या ये एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स? ये तो कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता, करेक्ट? तो बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट काफी वेग है एंड दिस इज इनकरेक्ट. Which one of the following statement is correct about value accounting? It is not same as the concept of cost accounting. Value accounting is used to evaluate and capture individual contribution in making of a product. It considers only tangible contribution in making of a product. It considers only the intangible contribution in making of a product. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू क्लास नंबर 12 ऑफ JIB जून AFM क्रैश कोर्स, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैकमिलियन. राइट, ये क्वेश्चन स्पेशली क्राफ्टेड है थ्योरी टॉपिक से, जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम. मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आपकी मेंटर हूं, और आज मैं आपको AFM के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाली हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट. जितने भी रीसेंट अपडेट चल रहे हैं आपको वो सारे अपडेट्स मिलते रहे, और सेशंस के अपडेट आपको मिलते रहे. उसके लिए आपको करना है छोटा सा काम, आपको क्लिक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट यू गेट नोटिफाइड. ठीक है, नाउ स्टार्ट करें सेशन को. एक बार चार्ट में बता दीजिए. चलिए चार्ट में एक बार बताते जाइए. Now, let's start. Which of the following are the typical most common types of errors observed in inter-office account? कौन सी ऐसी एरर्स है, कॉमन एरर्स है, जो कि इंटर ऑफिस अकाउंट में ऑब्जर्व की जाती है? नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन इनकरेक्ट फील्ड, डबल रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सी एरर्स आपको कॉमनली मिल जाती है इंटर ऑफिस अकाउंट्स में? तो क्या हमें इनकरेक्ट फील्ड की रिकॉर्डिंग हम कर पाते हैं? दैट इज अ कॉमन एरर. हमने इनकरेक्ट फील्ड में रिकॉर्ड कर दिया, या फिर हमने किसी एंट्री को या ट्रांजैक्शन को डबल रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, या फिर हमने इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट में पोस्ट कर दिया. तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं. तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन. Bank follows the accounting procedure of voucher posting, under which the vouchers are
first posted in the journal ledger and then to the individual account in the subsidiary ledger, straight away posted to individual account in the subsidiary ledger, first posted in the day book and then to the accounts in the subsidiary ledger, none of the above. What do you think is the right answer? वाउचर पोस्टिंग बैंक में फॉलो की जाती है, किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है? किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है? क्या सबसे पहले जर्नल लेजर में जाता है फिर इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है, राइट, सब्सिडरी लेजर में, या फिर स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है, राइट, या फिर पहले डे बुक में पोस्ट किया जाता है फिर सब्सिडरी लेजर में जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? What do you think is the right answer? चलिए, तो अगर हम वाउचर पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल अकाउंट इन दी सब्सिडरी लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। तो जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है वाउचर पोस्टिंग का, कि आपका एक वाउचर क्रिएट होता है और उसके बाद उसको स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है वाया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी लेजर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Each branch must send a daily statement of inter-office account to the dash. If there is no transaction in this account, a nil statement must be sent by the branch. क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, हर एक ब्रांच को डेली स्टेटमेंट राइट भेजना होगा किसको? तो ये जो रिपोर्ट होती है दैट इज सेंट टू सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट। तो हर एक ब्रांच को जरूरी है कि वो डेली स्टेटमेंट इंटर ऑफिस अकाउंट्स के फॉरवर्ड करे सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट को। अगर नहीं है तो फिर एक निल स्टेटमेंट भी उनको भेजनी पड़ेगी, राइट। ऐसा ऑप्शन नहीं है कि निल स्टेटमेंट नहीं भेजना है बिकॉज यू नो देयर आर नो ट्रांजैक्शन और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको भेजना होगा। नेक्स्ट वन, which among the following is are correct with respect to the investment classification of bank? SLR and non-SLR category securities are divided into three categories, that is held to maturity, available for sale and held for trading. The investment included under held to maturity should not exceed 25% of total investment. The securities held for trading are to be sold within 120 days. The profit in case of securities under held to maturity shall be transferred to journal reserve. क्या होगा राइट आंसर? तो बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, करेक्ट, बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पहले एसएलआर एंड नॉन एसएलआर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते थे, बट जो न्यू एक्चुअली प्रोविजन आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां पे एसएलआर एंड नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज जो है, तो बेसिकली इसको जो एसएलआर एंड नॉन एसएलआर की जो कैटेगराइजेशन था उसको हटाया गया, रादर उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, करेक्ट। तो बेसिकली द इन्वेस्टमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. One among them would be held to maturity, another being would be available for sale, and the third one will be held for trading. तो पहले क्या होता था, आपकी सिक्योरिटीज जो होती थी वो एसएलआर और नॉन एसएलआर होती थी, 75:25 का रेशो होता था, बट ये जो कैटेगराइजेशन है इन्वेस्टमेंट का वो अभी हटा दिया गया है एज पर द रीसेंट आरबीआई अपडेशन, करेक्ट। इस इन्वेस्टमेंट को हटाया गया और उसके जगह जो हमने टोटल कैटेगरी करी है वो हमने अब क्या कर दी है, नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट. इट इज
in these area. ठीक है. Now the question is कि हमने ये 3 एरियाज तो बना दिए, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हमने सही तरीके से किया है? ठीक है. नाउ तो पहले जो कैटेगराइजेशन था, ये वाला पॉइंट तो हमारा सही है कि हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. कैटेगरी 1 जो है दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी. इसका मतलब क्या हुआ? मैच्योरिटी तक बैंक इसको रखने वाला है, तो ये थोड़ा परमानेंट कैटेगरी हो गई. परमानेंट का मतलब क्यों है? क्योंकि हम इसे लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखने वाले हैं. ठीक है. बाकी जो दोनों है, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, दिस विल कम इन दी करंट कैटेगरी. ठीक है, ये आपकी करंट कैटेगरी में आ गया, यानी कि हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं. नाउ द बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन what will come under available for sale and how much time period they will keep for held for trading. तो ये उनके ऊपर है कि वो कितनी होल्डिंग्स रखना चाहते हैं, they can decide. ठीक है. Then the investment included under held to maturity should not exceed 25% of the total investment. Now held for trading की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे held to maturity की बात कर रहे हैं. जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये बैंक के टोटल इन्वेस्टमेंट से 25% से ज्यादा नहीं हो सकता. दिस इज करेक्ट, राइट. तो ये वाला पॉइंट भी हमारा करेक्ट है. द सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर टू बी सोल्ड विद इन 120 days. नाउ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज द करंट कैटेगरी. ये परमानेंट कैटेगरी नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी है? दिस इज करंट कैटेगरी, राइट. तो जो करंट कैटेगरी है, इसको हमें जो बेचना होता है वो 120 डेज में नहीं होता, दैट इज विद इन 90 days. तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, राइट. तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. तो थर्ड इज इनकरेक्ट. ठीक है. देन द प्रॉफिट इन केस ऑफ सिक्योरिटीज अंडर हेल्ड टू मैच्योरिटी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. करेक्ट. ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है. नाउ जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इन केस ऑफ द कैटेगरी टू हेल्ड टू मैच्योरिटी, दिस इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन thereby it is then transferred to capital reserve. ठीक है. तो ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम देखें तो हम इसे सबसे पहले P&L में ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां का जो प्रॉफिट है वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. तो एज पर द राइट ऑप्शन, एज पर द क्वेश्चंस, both 1 and 2 are correct. ठीक है. Then any company in which not less than 51% of the capital, paid up share capital, is held by the central government or by any state government or partly by central government and partly by one or more state government is a public company, holding company, government company, none of these. सो क्या होगा अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें 51% ऑफ द स्टेक या फिर उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल का सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को जॉइंटली बिलोंग करता है, देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन फॉर इशूइंग नॉन इक्विटी शेयर्स इज इनकरेक्ट. ठीक है. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Number 1, non-voting equity shares can constitute up to 50% of the paid-up capital of the company. The article of association must authorize the issue of non-voting equity shares and it must be approved by the shareholders through a special resolution at the general body meeting. Non-voting equity shareholders are entitled to all rights including bonus share except voting rights. Shares with voting rights cannot be converted into shares without voting rights.
क्या होगा राइट आंसर? नाउ जो हमारा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 43 दैट टॉक्स अबाउट, ठीक है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 43 जो है वो नॉन वोटिंग शेयर्स के बारे में बताता है। बोलते हैं कि जो नॉन वोटिंग शेयर्स है ना, जो शेयर कैपिटल, इट कैन कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स एंड विद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स कैन कॉन्स्टिट्यूट अप टू 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल, यानी हमारी जो पेड अप कैपिटल है उसका 50% तक हो सकता है विदाउट वोटिंग राइट्स। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 50% नहीं, इट विल बी 25%। सिर्फ 25% कैन बी नॉन वोटिंग इक्विटी, यानी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल कैन बी इशूड एज इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट। इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। देन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज दिस। तो डेफिनेटली अगर आप नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसका जो ऑथराइजेशन है दैट शुड कम फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स हैं राइट जर्नल मीटिंग में दे विल ऑल्सो अप्रूव इट। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट। Then, non-voting equity shareholders are entitled to all rights including bonus share except the voting rights. So they have all the rights, but इनके पास क्या नहीं होगा? सिर्फ वोटिंग नहीं करेंगे, which is correct. Both private and public companies जो है जो limited by shares जो actually होती हैं, they can issue these shares. तो ये वाला भी करेक्ट है। Shares with voting rights cannot be converted into shares without voting rights. This is also correct. यू कैन नॉट, कंपनी कभी परमिट नहीं करेगी कि वो कन्वर्ट कर दे शेयर्स को विदाउट वोटिंग को वोटिंग में। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर ए। देन मोहन इन्वेस्टेड ₹5,000 in a company's fixed deposit with interest rate of 9.8%. How much interest he would earn in 2 years? मोहन ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है? 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में। करेक्ट। रेट कितना है? 9.8%। करेक्ट। एंड इट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट है, P इंटू आर इंटू टी। दिस विल गिव अस हाउ मच? 5,000 इंटू 9.8 इंटू 2। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 980 फॉर 2 years। नेक्स्ट वन, if the interest is deducted from the principal amount and only the net amount is disbursed, it is called front end interest, fixed rate interest, back end interest rate, none of these. What would be the right answer? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर इफ द इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ओनली द नेट अमाउंट इज डिसबर्स्ड। अगर सिर्फ नेट अमाउंट, तो देखो ना, दो प्रोसेस है। एक होता है आपका फ्रंट एंड, एक होता है आपका बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या होगा और बैक एंड में क्या होगा? दो तरीके के इंटरेस्ट है। हमने ये डिस्कस पहले भी किया हुआ था एक कॉन्सेप्ट कि फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस मेनली क्या होता है? एक में आपको नेट इंटरेस्ट डिडक्ट करके दिया जाता है एंड दूसरे में आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा आपका फ्रंट एंड है और कौन सा बैक एंड? जल्दी से बताइए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट।
नाउ अगर हम लोग कुछ भी अमाउंट, सी फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, सी फ्रंट एंड सिंपली मीन्स कि आपका जो अमाउंट है दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, राइट, विद डिडक्टिंग विद ऑल दीज अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको जो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है इट इज नेट अमाउंट. यानी कि अगर आपका 10,000 का अमाउंट था टोटल, लेट्स से बैंक ने आपको 9,500 करा, चार्जेस डिडक्ट करके ट्रांसफर करता है, ठीक है. लेकिन लोन में ऐसा नहीं होता. लोन जब आप अप्लाई करते हो बैंक आपको पूरा अमाउंट डिसबर्स कर देता है, एडिशनली आप बैंक को इंटरेस्ट रीपे करते रहते हो, दैट इज बैक एंड. तो यहाँ पे क्योंकि आपको नेट अमाउंट डिसबर्स किया जा रहा है, वी विल कॉल इट एज फ्रंट एंड, ठीक है. देन which one of the following statement is not correct about US GAAP? These are a collection of commonly followed accounting rules and standards for financial reporting. These have been adopted by the US Security Exchange Commission. Then the main purpose of GAAP is to bring transparency and consistency in the financial reporting. These provide definite assurance that a company financial statements are free from errors or intended omissions. Which among the following statement is not correct? यूएस गैप के इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? नाउ सी, सबसे पहले अगर आप इस वाली स्टेटमेंट को देखो, क्या ये एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स? ये तो कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता, करेक्ट. तो बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट काफी वेग है एंड दिस इज इनकरेक्ट. Which one of the following statement is correct about value accounting? It is not same as the concept of cost accounting. Value accounting is used to evaluate and capture individual contribution in making of a product. It considers only tangible contribution in making of a product. It considers only the intangible contribution in making of a product.